हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज में हम आ चुके हैं थर्ड चैप्टर पे, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। और इस थर्ड चैप्टर में मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस किए हैं साथ साथ, ताकि कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं एल्गी वगैरह के जो हम लोगों को डाउटफुल रहते हैं, तो मैंने उनके डायरेक्ट मतलब थोड़े क्लिप्स वगैरह और फोटोज वगैरह को ऐड कर दिया है, ताकि आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहे। तो इसी के साथ और जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं या कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे विदाउट एनी डिले। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए, in the previous chapter we looked at the broad classification of living organism under the system proposed by the Whitaker 1969, wherein he suggested the five kingdom classification: Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae। हम पहले ही चैप्टर में ये चीज जान चुके हैं और देख ही चुके हैं कि वाइटेकर ने कब, कितना डेट याद रखना, देखो एक क्वेश्चन बन गया। वाइटेकर ने 1969 में दिया था, सजेस्ट किया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें कौन कौन से थे, उनके 5 किंगडम के नाम आप लोगों को अच्छे से याद ही हो गए होंगे। आगे बढ़े। इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विथ फर्दर क्लासिफिकेशन विथ किंगडम प्लांटी अबाउट पॉपुलरली नोन एज जैसे प्लांट किंगडम। अब इस चैप्टर में हम प्लांट किंगडम के बारे में डिटेल में थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिटेल में क्या क्या डिस्कस करेंगे, चलिए आइए देखिए। वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम। भाई ये तो सही बात है, धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई और प्लांट्स को देखने का नजरिया, उसके एनाटॉमी में घुसे, उसके एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये सारे हमने मतलब तरह तरह के सेल का टाइप, ये सारे धीरे धीरे हमारे अंदर आने लगे। ये सारे क्रिटेरिया जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करने लगे, क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ प्लांट्स और भी जितने भी कैटेगरी बनाई गई हैं उनको धीरे धीरे मॉडिफाई किया जाने लगा, किया ही हो जा रहा है। फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैव सेल वॉल have now been excluded from Plantae, तो earlier classification system placed them in the same kingdom। अब हुआ क्या, फंजाई हो गए, मोनेरा हो गए, प्रोटिस्टा, ये सब कैसे बनाए गए थे, ये वो बनाए गए थे, हुआ ये कि प्लांटी के अंदर इन सभी को रखा गया था इस बेसिस पे कि इनके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है, सेल वाल पाया जा रहा है। भाई फंजाई में भी सेल वाल पाया जा रहा है, मोनेरा में भी पेप्टिडोग्लाइकन वाला सेल वाल पाया जा रहा है, और प्रोटिस्टा के भी मेंबर्स है जिनके अंदर सेल वाल का प्रेजेंस देखा गया। तो जिनके जिनके अंदर सेल वाल का प्रेजेंस देखा गया था उनको क्या किया गया था, पहले अर्लियर सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको प्लांटी में ढकेल दिया गया। भाई लेकिन ये तो गलत बात है ना। अब हुआ क्या, फिर बाद में ये देखा गया कि अरे ये तो प्रोकैरियोटिक भी इसी में आ गया, यूकैरियोटिक भी आ गया। चलो अभी देखते हैं, आगे आएगा सब कुछ। सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रिफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्वेश्चन बन गया। आपको पता होना चाहिए कि साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। वो एल्गी नहीं है, वो एल्गी नहीं है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। साइनोबैक्टीरिया जिसका दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो एल्गी नहीं है। वो क्या है, वो बैक्टीरिया है। पहले तो उसे एल्गी के साथ ही रखा गया था, इसीलिए उसका नाम दे दिया, मतलब सॉरी, एल्गी के साथ रखा गया था प्लांट किंगडम में, इसलिए क्योंकि उसके पास सेल वाल का प्रेजेंस हुआ पहले की सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उसका नाम दिया गया ब्लू ग्रीन एल्गी उसी हिसाब से। बट बाद में ये देखा गया कि भैया अरे 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 अरे, ये जो हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम किया है उसके अकॉर्डिंग ये तो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक को इसमें कैसे रख सकते हैं, तो इसलिए प्रोकैरियोटिक के लिए अलग किंगडम बनाया गया, तो इनको निकाल के दूसरे में डाल दिया गया। तो ये कहा गया ये बैक्टीरिया है जिनका नाम क्या हो गया, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी कहा गया। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रोयोटेरिडो, वही। अब हम चलते हैं, बात करते हैं एक एक मतलब इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे। जो अभी जूनियर्स मैंने मतलब मैं जहाँ तक ये अपडेटेड हो गया है कि बायोडाइवर्सिटी जो 9th क्लास में हुआ करती थी उसको हटा दिया गया है, मतलब सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। तो अगर आप लोगों से हो पाए तो आप लोग मतलब जो जैसे जूनियर्स अगर बच्चे देख रहे हैं तो फिर वो क्या करें, एक बार अपने उस चैप्टर को भी थोड़ा गो थ्रू करे ही रखें। उससे क्या होगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग में बेटर अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी, मतलब ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी रहेगी। आगे देखें, let us also look at classification within angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification system. The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habitat, color, number and shape of leaves etc. बहुत जरूरी बात भाई, जो पहले वाली क्लासिफिकेशन सिस्टम थी उसने केवल सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को,
केवल केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही काउंट डाउन किया था, मतलब उन्हीं को काउंट में लिया था, जैसे हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स, जितने भी एग्जांपल्स है आप याद रखिएगा, क्योंकि ये भी एग्जांपल्स ऑब्जेक्टिव टाइप में बना दिया जाता है और इसमें से एक डिफर कर दिया जाएगा जो लगेगा कि सेम सेम, कंफ्यूज आपको बहुत करेगा, तो इसीलिए लाइंस याद होनी चाहिए पूरे। अब मैं ऐसे कैसे बताऊं, हालांकि मुझे ये लाइंस याद हैं अच्छे से, अब ऐसे मैं बोल भी दूंगा तो आप लोगों को ये लगेगा अरे देख के बोल रहे होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए ऐसे ठीक है, तो आप लोगों के लिए बता रहा हूं, जब तक आप लाइंस को अच्छे से याद नहीं कर लेते हो कि कहीं भी आप खड़े होकर डायरेक्टली बिना बुक देखे डिस्क्राइब कर ले जाओ, तब तक आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव्स में डाउट होता रहेगा, और अगर डाउट हुआ तो आप निगेटिव लेके चले आओगे, तो निगेटिव से ही बचना है इतने भयंकर कंपटीशन में। और 2024 जिसमें अभी बहुत ज़्यादा अपडेट भी हुए हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा, तो इसके लिए ये तो जरूरी है भाई कि निगेटिव ना लेके आओ कहीं से। आगे बढ़े, तो ये याद रखना, दे वेर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर्स। जो सिस्टम गिवन किसके द्वारा दिया गया था, लीनियस के द्वारा। भाई वो किस पे बेस्ड थे, एंड्रोसियम की स्ट्रक्चर बेस्ड थे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बेस्ड थे। और ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर बेस्ड क्लासिफिकेशन, जिसमें एंड्रोसियम की स्ट्रक्चर को देखा जा रहा है और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देखा जा रहा है, ये वाला किसके द्वारा दिया गया था, लीनियस के द्वारा बताया गया था। सच सिस्टम वेयर आर्टिफिशियल, ये कैसे थे, असल में तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहे गए। कैसे, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। होल्ड ए मिनट, मैं पेन चेंज कर दूं। ये बोले गए कि ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसके थ्रू हुआ क्या भाई, इसने क्या किया, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को दूर दूर कर दिया, क्योंकि क्राइटेरिया बदल गया ना। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ दूसरे दूसरे क्राइटेरिया को फॉलो किया क्लासिफाई करने के लिए, तो इसीलिए जो पास पास रहने वाले थे, मतलब एक ही ग्रुप में आना चाहिए था, वो दूसरे ग्रुप में चले गए, ऐसा भी हो गया। Also, the artificial system give equal weightage to the vegetative and sexual characteristic। बहुत ज्यादा जरूरी स्टार मार्क क्वेश्चन है भाई, याद कर लो ध्यान से। ये रहा, ये हाँ, कि आर्टिफिशियल सिस्टम ने क्या किया था, इक्वल वेटेज दिया था वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि सर्वतः निहित नहीं है, गलत है। कैसे, this is not acceptable since we know that often vegetative characters are more easily affected by the environment। जैसे जैसे environment चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग vegetative characters में चेंज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। as against this natural classification system developed। देखो अब कौन सा आ गया, अब natural classification system आ गया। पहले तो अभी हमने बात की artificial system of classification की, अब हम बात करें natural system of classification which were based on natural affinities। तो ये ध्यान देखना किसके ऊपर बेस्ड है, नेचुरल एफिनिटी। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड है, जिसके अंदर क्या आता है, इन्होंने भैया केवल मॉर्फोलॉजी को ही नहीं लिया, मतलब बाहर बाहर के ही नहीं लिया, इन्होंने एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी देखे। एनाटॉमिकल यानी कि इंटरनल फीचर्स में क्या क्या, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अंडरलाइन करने वाली बातें हैं, क्या क्या, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। कितने, 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिए। चारों पॉइंट्स आपको ध्यान में होने चाहिए कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड था, उन्होंने क्या क्या देखा, मतलब कौन कौन से पॉइंट्स को कंसीडर किया, साथ साथ अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री को भी उसी में एड ऑन कर दिया। सच क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। अब ये तो भैया ये तो याद होना चाहिए, जिसको नहीं याद है वो समझ लो बहुत बड़ा पाप कर दे रहा है। पाप मत करना, पाप मत करना, बहुत ज्यादा जरूरी है इनके नाम याद करना कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। और यहाँ पर आपको एक ये फिगर मैंने दिया था ना, फिगर ये किसका है, ये वाइटेकर का मैंने मतलब फिगर निकाला था, तो फिर मैंने कहा कि देख लेंगे ये रहते वाइटेकर। मेरे को मतलब बहुत पहले से ही इच्छा रहती थी, जब मैं मतलब एनसीईआरटी पढ़ता था तो बार बार मेरे को ये आता था वाइटेकर दिखता कैसा था, वाइटेकर दिखता कैसा था, तो इसीलिए मैंने निकाल के इधर रख दिया। सॉरी, वो हमारे साइंस मतलब जो भी हैं उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए, तो इसलिए रिस्पेक्ट तो बनती है भाई। एट प्रेजेंट phylogenetic classification system based on evolutionary relationship between the various organisms are acceptable। अब उसके बाद तीसरा आया, तीसरा कौन सा, phylogenetic classification system आया, जो किस पे बेस्ड था, वो वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था, मतलब एक दूसरे एनिमल्स में या प्लांट्स में किस तरह से इवोल्यूशनरी एक दूसरे से वो कनेक्टेड या उनके एंसेस्टर्स कौन है उसके अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई करना, तो उसे क्या कहा गया, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम।
दिस assumes that organisms belonging to the same taxa have common ancestor। इसने क्या बताया, इसने इसका assumption यही था कि अगर कोई दो या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म हो गए या प्लांट्स हो गए, अगर वो एक ही मतलब एक ही टेक्सा में है, एक ही कैटेगरी में उनको डाला गया है, तो कहीं ना कहीं इसका रिफरेंस मतलब ये रेफरेंस होना चाहिए, ये हमारे माइंडसेट में आना चाहिए कि इनकी एंसेस्टर कॉमन होंगे। ये क्या था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग था। अब जैसे देखो हमने ये भी तो क्लासिफाई किया है प्लांट, वो क्या कहते हैं एनजीओ, जिम्नो, ये सभी अलग अलग कैटेगरी आ गए ना कहीं ये भी क्या है एंसेस्ट्रल वे में, थैलोफाइटा, ब्रोयोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंसेस्ट्रल वे में है नहीं, वही चीज। आगे बात करें, वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फॉर मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। दिस बिकम मोर इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। जब भाई कोई एविडेंस ही ना मिले तो ये ज्यादा मतलब ध्यान देने वाली बात रहती है, और फिर काफी ज्यादा डिफिकल्टीज का तो सामना करना ही पड़ा इन लोगों को क्लासिफाई करने के लिए, क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए, देने के लिए। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी विच इज नाउ इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। देखो दूसरे की बात होने लगी, दूसरा क्या, अब आ गया हमारे पास, पहले आया हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल और फिर उसके बाद में दूसरे वाले को, दोनों को इक्वल वेटेज दिया था। फिर वहीं पे आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टर के द्वारा दिया गया। उसमें क्या किया गया, मतलब कुछ और कैरेक्टर्स, मतलब एम्ब्रियोलॉजी और फिर ये सेल के स्ट्रक्चर्स को और ज्यादा डीपली एनालिसिस करके इनको भी ऐड किया गया। फिर उसके बाद में हमारे पास आया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में आ गया कौन सा, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, मतलब न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये किसके द्वारा, ये कंप्यूटर्स के बेस्ड पे होता था। कंप्यूटर में डाटा सेव किए जाते थे, जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते थे, जो मतलब कैरेक्टर्स के बेसिस पे जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं या एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उन सभी को कंप्यूटर में ऐड ऑन किया जाने, एक नंबर्स और कोड असाइन किए गए सभी कैरेक्टर्स को, और उसके थ्रू एक डाटा बनाया गया, मतलब एक काफी ज्यादा पैराग्राफ नुमा या मतलब सीरियल सीक्वेंसिंग की गई कि हाँ इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, और फिर इनका अलग अलग नेमिंग दिया गया। और इसके थ्रू क्या था भाई, कंप्यूटराइज था, तो हम ढेर सारे मतलब कैरेक्टर्स को कुछ ही सेकंड में हम मतलब देख सकते थे या क्लेरिफाई कर सकते थे। In this way, each character is given equal importance and at the same time hundreds of character can be considered। वही बताया ना कि hundreds of characters को एक ही साथ हम कंसिडर कर सकते थे। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसमें भी कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, यही आएंगे कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड थी, तो भाई या किस पे बेस्ड हुआ था, तो कंप्यूटर बेस्ड था पहली बात, और क्या क्या मतलब कंप्यूटर पे हुआ था और किस बेस पे था, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जितने भी मतलब ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है उनके बेसिस पे, और उनको क्या किया गया था, नंबर्स दिए गए थे, कोड्स असाइन किए गए थे, किनको, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको नंबर और कोड असाइन किए गए थे, और सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस, अनइक्वल नहीं, इस पे भी ध्यान देना, इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई। ठीक है, आगे इसी में बात करें तो आता है हमारे पास साइटोटैक्सोनॉमी, यानी कि साइटोलॉजिकल वो क्रोमोसोम नंबर स्ट्रक्चर बिहेवियर। आगे देखो, ये साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग था कि कितने क्रोमोसोम नंबर्स हैं या उनका स्ट्रक्चर या उनका बिहेवियर, बहुत ज्यादा जरूरी। ऐसे ही केवल आपको इतना पैराग्राफ याद होना चाहिए, इतनी बार पढ़ लो या याद कर लो कि साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। ध्यान देना, क्रोमोसोम नंबर स्ट्रक्चर बिहेवियर वो और भी ऑप्शंस जनरेट कर सकते हैं, वो मतलब कोचिंग जिसमें आप पढ़ रहे हैं ऐसे भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तीन यहाँ पर दिया है साइटोटैक्सोनॉमी में, तीन ये पॉइंट्स दिए गए हैं सीधे सीधे, तीनों को याद रखना, क्रोमोसोम नंबर स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, क्रोमोसोम नंबर स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। ठीक, फिर उसके बाद में आता है केमोटैक्सोनॉमी, यानी कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे, और केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे प्लांट्स को मतलब डिफरेंट कैटेगरी में उनको भी डाला गया। तो ये कुछ हमारे पास धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते मतलब पहले आर्टिफिशियल, फिर नेचुरल, फिर फाइलोजेनेटिक, फिर न्यूमेरिकल, फिर साइटो, फिर उसके बाद में केमोटैक्सोनॉमी, ऐसे ऐसे करके किए गए। अब उसी में हम बात करते हैं, ये तो हमारा नॉर्मल था जो इंट्रोडक्शन था, जिसमें बताया गया कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किए गए हैं। अब उसी में बात करें हम एल्गी की। एल्गी आर इसको बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक से मैं उठा रहा हूं, और एल्गी को नेक्स्ट वाले छोटे से टॉपिक में मैं कवर अप करता हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपका ये चलता रहे, मतलब जो भी हो।